दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी-कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें अक्सर ये रिएक्शन मिलता है कि हमने सत्यमेव जयते में महिलाओं की समस्याओं को उठाया है, हमेशा उनका नजरिया दिखाया है, मर्दों की बात, उनकी समस्याओं की बात ज्यादा नहीं की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाय पब्लिक डिमांड हमने आज का टॉपिक चुना है मर्दानगी। दोस्तों, आज हमारी ऑडियंस में आधे मर्द हैं और आधी महिलाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो सबसे पहले तो मैं मर्दों से बात करना चाहूंगा। आपके मन में एक असली मर्द की क्या परिभाषा है? क्या अल्फाज आते हैं आपके मन में जब आप एक मर्द के बारे में सोचते हैं? हाँ। जब उसकी ज़रूरत हो तो उस वक्त, जैसे किसी मुसीबत में कोई लेडी फंस जाती है या कोई भी, तो उस वक्त उसने वहाँ से डर के भागना नहीं चाहिए। वहाँ से अगर उसको बचाने की कोशिश भी करता है तो वो एक मर्द की क्वालिटी हो गया उसका। तो प्रोटेक्टर, रक्षक। हाँ, रक्षक। हाँ। अरे भाई कुणाल, आइए जरा ये बोर्ड पे रक्षक लिखो भाई। एक एक वर्ड बताइए मुझे, असली मर्द क्या होता है? असली मर्द वही है कि जो औरतों की इज्जत करे, इज्जत देने वाला। हाँ, आप माइक दीजिए। सर, असली मर्द वो होता है जो बहादुर होता है। असली मर्द बहादुर होता है। हाँ, बहादुर। जो मेहनत करके अपने घर को चलाता है, वो असली मर्द होता है। मेहनती लिखिए। और मुझे बताइए। जो हमेशा दूसरों की मदद करे। मददगार लिखिए। मुझे लगता है दूसरे बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, और बताइए। सर, असली मर्द बलवान होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर होना चाहिए। बलवान लिखिए। हाँ, आप बताइए, माइक दीजिए। सर, मर्द जो होता है जिसकी सोच अच्छी होती है सर, जिसकी सोच अच्छी हो, नेक और अच्छी सोच हो। नेक, करेक्ट। असली मर्द वही होता है जो समझ से काम ले। समझदार लिखिए। बड़े कमाल की क्वालिटीज है यार मर्दों की तो। और असली मर्द होता है कि जो ईमानदार हो। असली मर्द ईमानदार होता है। जी। मेरी नज़र में सर, मर्द वो होता है जिसे दर्द नहीं होता है। जिसे दर्द नहीं होता है, वो मर्द होता है। दर्द नहीं होता मतलब और लोगों को दर्द देता है, ऐसा कुछ है? नहीं, जिसे खुद दर्द नहीं होता। हाँ। एक जगह और बची अपने पास। और कोई मुझे मर्द बताना चाहेगा? हाँ, आप बताइए। जो बहुत सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, मन में उसके प्यार हो, प्रेम हो लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ इतने मर्द जो मौजूद हैं, हम सब की ये फीलिंग्स हैं कि एक असली मर्द जो है उसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं, ये सारे रूप होते हैं। अब हम औरतों से पूछते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे यकीन है आप लोग बहुत सारे मर्दों से मिलते होंगे, तो आपको क्या लगता है हम में ऐसी सब क्वालिटीज हैं? कौन बताएगा मुझे? नहीं, ये क्वालिटीज मैंने तो देखी ही नहीं, देखा जाए तो। अगर
रक्षक नहीं, वो क्या करते हैं मतलब अपनी फैमिली, अपने जो लोग हैं उनके लिए रक्षक है, लेकिन क्या सबके लिए है? तो लड़कियों में से मैं अभी एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितनी लड़कियां हैं, हाथ उठा के बताइए, कि जो मानती हैं कि मर्द जो हमें हमको रक्षक नहीं लगते वो। तो करीबन सारी लड़कियां ये सोचती हैं कि मर्द रक्षक नहीं होते। रक्षक कैंसिल करो भाई। हाँ, ये रक्षक तो नहीं है हम लोग भाई। और कौन बताएगा मुझे? संवेदनशील तो बिल्कुल नहीं होते, संवेदनहीन होते हैं। तो सेंसिटिव किसने बोला था? भैया माफी चाहता हूँ, वो भी कटने वाला है। वो संवेदनशील काट दो भाई। इज्जत देते हैं मर्द। कोई औरत जाती है उनके सामने तो वो जो इज्जत होती है वो उनकी नज़र में नहीं होती है। सीटी बजाना, आइटम है, ये है, वो है, तो वो जो वर्ड आते हैं तो वो इज्जत की बात नहीं आती है। कुछ होंगे जो देते इज्जत, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं कभी कभी ऐसे गुजरते वक्त। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इज्जत देने वाले भी गए। मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा कि इसमें 2-3 चीजें तो मैं उड़ा देता हूँ। हिंदुस्तान में कितने लोग ईमानदार हैं बता दीजिए मुझे। तो असली मर्द अगर उसकी पहचान है कि ईमानदार, तो बहुत कम असली मर्द हैं हिंदुस्तान में। तो ईमानदार तो वैसे ही कट गया। समझदार, समझदार भी कट गया। नेक, नेक होते हैं, नेक भी काटो भाई। जिसे दर्द नहीं होता, किसने कहा था? तो आपको दर्द नहीं होता? कभी आपको चोट लगी, आप गिर गए, दर्द नहीं होता आपको? सर होता है। दर्द होता है। तो फिर आप असली मर्द नहीं है या क्या? तो जिसको दर्द नहीं होता, माफ कीजिएगा, वो कटना पड़ेगा। और क्या भैया, क्या बच गया अभी? बहादुर, बहादुर होते हैं मर्द? आप लोग क्यों बोलते हैं बहादुर नहीं होते? सर मर्द तो बहुत इमोशनली वीक होते हैं। आई मीन बाहर से दिखाने को फाइट्स में ताकतवर है, बट अंदर से कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई या कोई सिचुएशन उन्होंने फेस किया तो वो हमेशा डर जाते हैं। बिखर जाते उनको औरतों का सहारा चाहिए ही इसको फेस करने के लिए। जज्बाती तौर पे कमजोर होते हैं। तो बहादुर भी कटता है। मेहनती होते हैं? मर्द मेहनती होते हैं तो बहुत सारी औरतें खुद काम करके घर नहीं चलाती होती और वो दारू पी के कहीं पे पड़े नहीं होते, तो वो मेहनती कहाँ से हो गए? मेहनती भी गया। मददगार होता है मर्द? औरत आदमी का मददगार होती है, आदमी नहीं औरत का कभी मददगार होता है। तो औरतें मदद करती हैं? मदद करती है। मददगार भी कट गया। ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे अभी एक बचा है, बलवान। बलवान होते हैं भाई मर्द? इतना तो बख्श दीजिए हमें। हाँ, क्यों बलवान क्यों नहीं? बलवान क्यों नहीं? जिनसे उनकी ताकत कम है, उनके ऊपर वो रोब जमा सके, वहां पे वो बलवान होते हैं ज्यादा। क्या बात है। अगर मेरे सामने 4 फुट का आदमी है तो मैं बलवान हो गया। मेरे सामने 6 फुट का आदमी है तो मैं ऐसे रहूंगा। तो जो आपसे कमजोर है उसी के सामने आप बलवान होते हो, वरना बलवान नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। अफसोस की बात है कि बलवान भी कट गया। मैंने बड़ी कोशिश की थी बलवान को बचाने की, लेकिन बलवान भी कट गया। तो भाई आपको क्या लग रहा है, सही बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, आप अग्री करते हैं? क्या बोल रही हैं लेडीज? मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ, क्योंकि लड़कियों से आप डिसएग्री हैं? हाँ। क्यों? ऐसे नहीं कि एक गांव में कोई शराबी लड़का हमारे गांव में मस्ती करके चला गया तो पूरा गांव शराबी हो गया। मर्द बहुत खुश हो गए। तो आपका ये कहना है कि एक आध मर्द ऐसे होंगे जैसे लड़कियां बोल रही हैं, बट 99% आप लोग सब सही हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप? 99 का नहीं है, लेकिन 90% चलो। क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल 90% भी नहीं है। 70% ऐसे हैं मर्द? 70 भी नहीं है? 50 तो होंगे, आधे तो होंगे ऐसे। तो फिर तो जो सही बोल रही है, वो जो बोल रही है सही बोल रही है। मैं जितना 25 से 30% ऐसे हैं जी, तो 70% ऐसे नहीं है। नहीं है। तो फिर तो सही कह रही हैं वो लोग। अगर 75% मर्द ऐसे नहीं हैं और उनमें सब बुरी क्वालिटीज हैं, तो सही कह रही हैं लड़कियां 75%। तो साफ नजर आ रहा है कि हम मर्द जिस तरह हम अपने आप को देखते हैं, औरतें हमें वैसा नहीं पाती। आप लोगों को क्या लगता है कि इन मर्दों की क्या क्वालिटीज हैं? आप अभी बताइए। मर्द अहंकारी होते हैं। हाँ, मैडम आप बताइए, माइक दीजिए। मर्द काफी कंट्रोलिंग होते हैं। कंट्रोलिंग होते हैं, नियंत्रित करने वाले होते हैं। मर्द कंट्रोलिंग होते हैं। हाँ, माइक दीजिए। अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं। तो आप लोगों का कहना है कि मर्द अहंकारी होते हैं, हमेशा नियंत्रण रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं। हालांकि हर मर्द ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस मर्द में ये तीनों चीजें हों, अहंकार, कंट्रोल करने की चाह और गुस्सा, तो ये तीनों चीजें अंदर ही अंदर मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल का काम करती हैं, और इसका नतीजा हमें रोज देखने को मिलता है। आए दिन सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर हुई छोटी छोटी घटनाएं
हिंसक रूप ले लेती हैं। लोग सुध-बुध खोकर आपे से बाहर हो जाते हैं और अपनी ताकत दिखाने पर आमादा। छोटी छोटी बातों पर आवेश में आना कई बार खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए घातक साबित होता है। ऐसी ही एक घटना का शिकार हुआ दिल्ली में रहने वाला 21 साल का आकाश। सड़क पर हुई एक मामूली घटना में उस पर जानलेवा हमला हुआ। अपने जवान बेटे को इस तरह से अचानक खो देने की इस घटना से माँ बाप अब तक समझौता नहीं कर पाए हैं। रोजगार के सिलसिले में 8 साल तक अपने परिवार से दूर रहे आकाश के पिता हाल ही में दिल्ली लौटे थे। अब अपने बच्चों और परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनके सपने को कुछ लोगों ने क्यों इस बर्बरता के साथ कुचल दिया, इस सवाल का जवाब वे आज भी तलाश रहे हैं। महेंद्र जी, आराधना जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल होगा आपके लिए इसके बारे में बात करना। महेंद्र जी, आज आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी 2 बेटी हैं, एक छोटा लड़का है। आप 8 साल जब नहीं थे मैं बाहर हिमाचल चला गया था। 8 साल 10 साल वहाँ मेहनत की। उस मेहनत से मैंने अपना घर खड़ा किया जी। उसी मेहनत से मैंने अपने बेटे के लिए प्रिंटिंग मशीन ली जी। तो मशीन लिए हुए मैं करीब 2 महीने ही हुए थे, काम हमारा चल पड़ा था। तो एकदम ही अचानक वहीं पेपर शॉप है, मेरा बेटा 2 व्हीलर पे पेपर खरीदने गया था। पेपर लेके जैसे ही निकला तो एक टी पॉइंट था, वहाँ से तेजी से बाइकर्स आ रहे थे। तो हल्का सा मामूली सा टच हुआ था। उन लोगों ने न्यू बाइक ली थी, तो वो बाइक वाले जो है उनकी, एक तो उसका लड़का था, एक वो उसका फादर था। उन दोनों को पता नहीं अपनी शायद नई बाइक अच्छी लग रही थी, मेरा बेटा अच्छा नहीं लगा। तो उन लोगों ने जो है मेरे बेटे को पकड़ के उसके सिर पे जो हेलमेट पे हेलमेट, हेलमेट पे हेलमेट, और बाथरूम की जगह लाते और हार्ड पे। और उसका जो फादर था वो कहता मार मैं देख लूँगा, जो होगा मार मैं देख लूँगा। वहाँ के लोग बताते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ ही दूरी पे एक पेपर, वो जो पेपर लेने गया था उनका जो लड़का था वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा भैया जी आकाश का झगड़ा हो गया है। मैं दौड़ा दौड़ा जब गया वहाँ जाके देखा तो मेरा बेटा वहाँ नहीं था। तो पुलिस वालों से मैंने पूछा हाँ साहब क्या हुआ यहाँ? तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके बेटे को खरोच भी नहीं आई है, बट हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। तो वहाँ मैं पहुँचा, तो वहाँ जब पहुँचा तो सी डेथ। इतनी सी देर में मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन बेटे को देख के कि हुआ क्या अचानक। ना मेरा बेटा कभी किसी से झगड़ा करता है, ना कभी किसी को गाली दी है। शांत स्वभाव का था वो। बिल्कुल शांत स्वभाव का था। फिर उसके बाद जो है अब क्या करते, अपने आप को संभाला कि भाई और भी मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी मुझे करना है कुछ ना कुछ। महेंद्र जी, जब मैं आपकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आता है। और मैं सारे दर्शकों को, आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोचिए, अपने मन में ये विचार कीजिए कि ये आपके बच्चे के साथ ऐसा अगर हादसा हो तो आपको क्या महसूस होगा, क्या आपके जज्बात होंगे कि कोई आपके बच्चे को बेदर्दी से पीटे, मारे, उसकी जान ले ले, सिर्फ इसलिए कि कुछ हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, खरोच आ गई गाड़ी पे। सामान तो हम दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जान हमारी वापस नहीं आएगी। ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। ना कोई ऐसा पेन किलर बना है जो किसी के माता पिता का दुख दूर कर दे। आपने मुझे बताया कि वो मोटरसाइकिल पे
लड़का था उसके पिता भी साथ में थे, तो उसके पिता ने रोका नहीं अपने बेटे को? यही तो हैरानगी होती है कि कम से कम एक बाप अपने बेटे को ये तो कह सकता नहीं बेटा कोई बात नहीं, टच ही तो हुआ है, क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं देख लूंगा, मार मैं देख लूंगा। इसके बाद इनको प्रायश्चित नहीं हुआ कि हमसे एक आदमी की जान चली गई? उनमें कोई जज्बाती तौर पे कोई बदलाव नहीं? कोई प्रायश्चित नहीं। उनकी फैमिली को जब हम इतने लगभग 2 साल के बाद हम गए थे कोर्ट में, तो लड़के की मदर को भी देखा तो इस तरीके हंस रहे थे कि जैसे कोई हुआ ही नहीं है। और जो बेल पे छूटे हुए थे, जाने पता नहीं कब से छूटे हुए थे, उसके जो फादर था वो लड़का था, तब जज ने हमको बुलाया कि भाई हम कुछ मुआवजा दे देते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसको खिलाऊंगा इस पैसे को, भाई मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं अपने बच्चे पाल लूँगा। मैंने कहा अगर देना ही है तो हमें इंसाफ दे दो। बहुत तकलीफ होती है आके, आज का सिस्टम बहुत बिगड़ चुका है। पता नहीं आजकल कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं समझते इन बातों को, जबकि उनको समझना चाहिए कि झगड़ा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हमें आज़ादी मिली है मगर हम फिर भी आज़ाद नहीं हैं। क्यों नहीं है? इस झगड़े की वजह से। आज बेटियों को, हमारे बच्चों को सुरक्षा नहीं है। किस वजह से? आपके झगड़े की वजह से। इस बुद्धि को इतना कंट्रोल रखो, अपने अंदर इतनी क्षमता रखो, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो हेलो हाय सॉरी यार, कोई बात नहीं। आराधना जी, आपको क्या कहना है उस परिवार को? उस परिवार को यही कहना है कम से कम किसी के बच्चे की जान ना ले। किसी को कहना है तो समझा सकता है कोई, किसी बच्चे की जान ले ली, किसी का परिवार उजड़ गया। आज हम त्योहार करते हैं, हमें त्योहार अच्छा नहीं लगता, बड़े बच्चे की बहुत याद आती है। राखी पर भी बच्चे सारे दिन रोते रहे, किसी को ये नहीं पता भाई कहाँ गया। क्या गुस्सा है ये, क्या पागलपन है ये, इतनी हिंसा, इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है? महेंद्र जी, आराधना जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, और आपके दुख में हम भी आपके साथ हैं। दोस्तों, अहंकार, गुस्सा और कंट्रोलिंग नेचर, इसकी मिसालें सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। इस किस्म के बर्ताव का चलन उन जगहों पर भी देखने को मिलता है जहां आला तालीम दी जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस, जहां से लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं। वहां भी इसके बहुत ही खौफनाक नतीजे सामने आते हैं। शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में नए भर्ती हुए छात्रों के साथ परिचय और मेल मुलाकात बढ़ाने के नाम पर रैगिंग की प्रथा का चलन है। नए छात्रों पर उनके ही सीनियर्स इसकी आड़ में तरह तरह की हिंसा करते हैं। एवरीडे मेरे सीनियर्स मुझे हर रोज 40-50 चांटे मारा करते थे, हर रोज। कई बार ये हिंसा इतनी क्रूर और दर्दनाक होती है कि कई बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अश्लीलता की हदें भी पार कर दी जाती हैं। पॉर्न वीडियो वगैरह दिखाया जाता था, उसके बाद उसको आपको कॉपी करना है। आपको बोलेंगे कि प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, उसके जैसे कपड़े पहनो, उसके जैसे रोल करो। नौजवानों के लिए कई बार ये बर्ताव बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और जानलेवा भी। बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपने बच्चों को एक सुनहरे भविष्य के लिए भेजने वाले माता पिताओं को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उनके बच्चों के साथ क्या बीत रही है। भारतीय सेना के आर्मी अस्पताल में तैनात त्रिवेणी सहाय के लिए 12 अक्टूबर 2005 की सुबह ऐसी ही एक खबर लेकर आई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही महीनों पहले जालंधर के एक नामी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने गए अपने लाडले बेटे अमित को वे हमेशा के लिए खो चुके थे।
त्रिवेणी जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये कितना मुश्किल होगा इसके बारे में बातचीत करना। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ उस इंजीनियरिंग कॉलेज में? 11 अक्टूबर 2005 की बात है ये। उस दिन दोपहर में 2 बजे जैसे मैं अपना हॉस्पिटल से आया घर पे खाना खाने के लिए, तभी बच्चे का कॉल आया। तो फर्स्ट जैसे उसने हेलो बोला, उसी में उसकी आवाज़ मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा है, कुछ तकलीफ़ में है, दवा हुआ सा, बहुत मतलब बीमार आदमी की जिस तरह की आवाज़ होती है उस तरह से आवाज़ आई। मैंने उससे तुरंत पूछा, बेटा क्या बात है, तेरी आवाज़ बहुत ख़राब दबी हुई से आ रही। बोला नहीं डैडी कुछ नहीं है, मैं रात को सोया नहीं था, रात को 4 बजे तक रैगिंग में था और अभी सो के उठाऊँ इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। मैं बोला नहीं बेटा कुछ गड़बड़ है, तू मुझे बता नहीं रहा है। मैं 3 बार उसको ये चीज़ पूछा। मुझे अपने बच्चे पर बड़ा भरोसा था कि वो जो कहेगा तो शायद सही बोलेगा, बट यहाँ पे उसने मुझे धोखा दिया थोड़ा सा। वो असली चीज़ छुपा गया उस दिन। फिर वो फ़ोन कट हो गया। दैट वाज द लास्ट फ़ोन। सुबह अगले दिन 8:30 बजे मैं हॉस्पिटल गया था, तो मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। इंस्पेक्टर लखा सिंह जलंधर से बोल रहा हूँ करके बोला आप त्रिवेणी साहे जी बोल रहे हैं? बोला हाँ जी बोल रहा हूँ। बोला आपके बेटे का क्या नाम है? तो मैं बोला 2 बेटे हैं मेरे, एक कामित एक कपिल। बोला बड़ा कहाँ है? तो मैं बोला जलंधर में है। क्या करता है? बोला पढ़ाई कर रहा है। कौन से कॉलेज में? बोला NIT में है। उसके बाद बोला जी उसकी हालत ख़राब है। पहले तो इस तरह से बोला। मैं बोला जी क्या हुआ है? बोला जी हिम्मत रख के सुनिए, उसकी डेथ हो गई है। मैं बोला जी कैसे? बोला जी ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। बोला वो पटरियों पे क्या करने गया था? बोला ये कुछ नहीं जानता मैं, बट उसकी डेथ हो गई है, आप आ सके तो आ जाओ। जब हम गए तो बॉडी सिविल हॉस्पिटल जलंधर के मोर्चरी में रखी हुई थी। हम मोर्चरी पे गए, बॉडी आइडेंटिफाई करने को कहा गया। मैं देखा तो बच्चे का चेहरा हंसता हुआ चेहरा था। आइडेंटिफाई करने के बाद बॉडी हैंडओवर करने की कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा, वो हमने ली। उसके बाद पुलिस से मैंने पूछा मेरे बच्चे के पास से कुछ मिला है आपको? उन्होंने मना कर दिया, नहीं कुछ नहीं मिला है। जैसे मैं पुलिस स्टेशन में बाहर निकलने लगा डेड बॉडी रिसीव करके, तब मुझे मीडिया वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक पेपर निकला है बच्चे की पॉकेट से जिस पे 10-12 स्टूडेंट्स के नाम है और उन्होंने ही उसे मारा है, ये पुलिस ने छुपा लिया है। मैं बोला मैं क्या करूँ अब? बोला जी आप ये स्टेटमेंट मेरे कैमरे के सामने खड़े होकर दे दो तो मैं वो नोट निकलवा के छोड़ूंगा, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। तो मैं बोला ठीक है स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ। मैंने वो स्टेटमेंट दिया। हम डेड बॉडी लेके वापस चल पड़े वहाँ से। सुबह मेरठ पहुँचे हम लोग। अगले दिन अंतिम संस्कार करके मैं बच्चे का वापस आ रहा था शमशान घाट से। जैसे घर पहुँचा तो देखा न्यूज़ चैनल पे वो पेपर दिखा रहे, ऊपर 10 स्टूडेंट्स के नाम थे। उसके बाद नीचे लिखा था दी अबव स्टूडेंट्स हैव harassed me physically, mentally, sexually. You call it ragging, but it is humiliation. It is banned, but students are ragged every day in the college. They are made naked and ordered to do bad things. I can't tell it even to my parents. मतलब ऐसा चीजें हमसे कराते हैं जो मैं अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकता। नहीं कह सकता। This all have brought me to this point. This is unjustified, but I can't bear it anymore. मुझसे अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उसने लिख के नीचे साइन किया। फिर मैंने जलंधर कोर्ट से केस को परसू किया। 7 साल बाद केस का डिसीजन होना था। मेरे से पूछा गया आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं बोला हाँ जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा तो चला गया वापस नहीं आएगा, बट एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इनके लिए होना चाहिए जिससे कि देश में ये मैसेज जाए
कि दोबारा ये रैगिंग कोई करे नहीं, किसी और के साथ ये ना हो। उसके बाद फिर उन लड़कों से पूछा गया तो उनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा रोने लगा, चीखने लगा, और उसके वकील ने एक रिक्वेस्ट डाल दी कि मिनिमम पनिशमेंट दे दीजिए सर 3 इयर्स का, जिससे कि इनका जीवन चलता रहे। उसकी रिक्वेस्ट को मान के 3 इयर्स का पनिशमेंट उनको अवार्ड हुआ। 3 इयर्स का पनिशमेंट है बेलेबल पनिशमेंट। तो अब वो बेल पर है बाहर? हाँ, उसी समय पनिशमेंट जिस दिन हुआ उस 2 घंटे बाद उनकी बेल हो गई, और वो सब जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कहीं पे। उस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया अगेन हाई कोर्ट में कि ये सज़ा तो बहुत ही मिनिमम सज़ा हुई है। वो पिटिशन अभी चल रही है, मेरा वकील है वहाँ पे, वो करते हैं जो कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेणी जी, और आपके दुख में हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रैगिंग का ये चलन कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये जानने के लिए 3G लिंक के जरिए चलते हैं दिल्ली और बात करते हैं वहां पर मौजूद गौरव सिंगल से, जो इस मुद्दे पर काम करते हैं। गौरव जी, अगर हम दर्शकों को एक अंदाजा देना चाहें तो ये रैगिंग किस पैमाने पर हो रही है? यूजीसी की जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, जो गवर्नमेंट की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, उस पर एस्टिमेटेड है कि 5 से 6 लाख कॉल्स आती हैं एक साल में। 5 से 6 लाख कॉल्स एक साल में। गौरव जी, आपकी नज़र में रैगिंग की वजह क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों में ये फीलिंग रहती है, एक तो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, कि वो एक माचो इमेज बनाना चाहते हैं कि देखो आज मैं कितने लोगों को जो है परेशान कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं कितने लोगों को दबा सकता हूँ। इस तरह के सारे काम जो ये माने जाते हैं कि ये मर्द, जिससे मर्दानगी की इमेज आए, मर्दानगी की सिंबल आए, तो वो जो है उसको प्रूव करने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा मर्द हूँ, वो ये लोग इस तरह से करते हैं। और दूसरी बात ये भी रहती है कि लास्ट ईयर जो कुछ मेरे साथ हुआ, आओ मैं देखो अब मैं इन लोगों के साथ बदला लेता हूँ। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हम अखबार में ये नहीं पढ़ते कि कहीं किसी पर जानलेवा हमला हो गया है, कुछ लोगों ने सड़क पर छेड़छाड़ की है, किसी लड़की को तंग किया है, कहीं बलात्कार हो गया है, किसी की हत्या हो गई है। आज जो हमने हिंसा की इतनी घटनाएं देखी हैं, आमतौर पे हम जितनी भी हिंसा की जो घटनाएं होती हैं, उन सब में एक बड़ी दिलचस्प बात है जो हमें बार बार नजर आती है। एक पैटर्न है जो हमको दिखाई देता है, और वो ये है कि 95% यानी 95% हिंसक जुर्मों के पीछे किसी ना किसी मर्द का हाथ होता है। क्या वजह है? क्या मर्द पैदाइशी हिंसक होते हैं? क्या हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी फितरत वायलेंट है, या कुछ और बात है? ब्रेक से लौटेंगे और मर्दों को अंदर से खोल खाल के देखेंगे। सत्यमेव 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 जयते।